नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं रामजी यादव। हमारे बीच आज डॉक्टर सुरेश खैरनार हैं और उनसे पिछले एपिसोड में हमने उनके बचपन के बारे में, किस तरह के परिवेश में वे रहे, घर की स्त्रियों और चाचाओं और पिता के बारे में जाना, और साथ ही यह भी जाना कि किस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। माने बचपन से ही सार्वजनिक जीवन की एक शुरुआत होती है, तो वे आरएसएस की शाखा में गए और वहाँ सवाल उठाया, उसके बाद उनको वहाँ से निकलना पड़ा। तो खैरनार साहब से आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से आरएसएस से वे निकले, तो कहाँ गए और कौन लोग थे जो उनके बाद में माने सहयोगी बने और क्या काम किया। क्योंकि खैरनार साहब का एक बड़ा परिचय यह भी है कि वे राष्ट्र सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और आइए आज हम उनसे बात करते हैं। तो खैरनार साहब, जब आप आरएसएस में सवाल उठाए और आपको बैठने के लिए कहा गया, तो आप कहाँ गए? बैठने के लिए नहीं कहा, मुझे बाद में गेट आउट भी किया। मैं बैठा नहीं, तो वो गुस्सा हो गए। फिर जो भी बौद्धिक प्रमुख आए थे तो बोले आरएसएस के आप अनुशासन का उल्लंघन कर रहे। संघ में वरिष्ठों ने कहा तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। मैं अपना सवाल पूछा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे और मेरे को जवाब नहीं मिलता तब तक मैं नहीं बैठने वाला। तो एकदम गुस्सा होके गेट आउट बोल दिए। तो मैं तभी निकलते निकलते कसम खाई कि अब मैं गेट आउट मतलब एनसीबी में गेट आउट होता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप संघ से निकल जाओ। तो आपका वो आपकी उस कसम का क्या हुआ जिसमें सावरकर तो उसके बाद मैं ये आहत होकर निकला था, तो कुछ दोस्तों ने पूछा, अरे कुछ चेहरा उतरा हुआ दिख रहा तुम्हारा। मैंने कहा हाँ, वो सालों ने मेरे को निकाल दिया। मैंने कहा वहाँ से। अरे बोले यहाँ और एक ऐसा कुछ चलता है, वो हरिजन हॉस्टल में वो एक पाटिल नाम के है, प्रभाकर पाटिल, फौजी है पुराना, वो कर रहे हैं। तो गए हम शाम को दूसरे दिन, तो देखे अरे तुम आरएसएस में जाते हो ना। मैंने कहा हाँ। तो कल तो दशहरे का समारोह था। मैंने कहा हाँ, उसी में मेरे को इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। अरे बोले ऐसी बात है क्या, तो तुम यहाँ आओ, तुम्हारे वो कौन दोस्त है उनको भी लाओ। यहाँ तो हिंदू मुसलमान लड़की आदिवासी दलित सबका है। मेजॉरिटी दलित ही बच्चे थे क्योंकि हॉस्टल की थे जी। 40-45 बिल्कुल पक्के। तो इस ढंग से मेरा प्रवेश हुआ। अब थोड़ा चंड था, इधर वाला भी कुछ एक्सपोजर था पहले का था, तो उसमें मैं बहुत जल्दी वहाँ का ही शाखा नायक बन गया। अच्छा। राष्ट्र सेवा दल का। तो वो और बहुत जल्दी मेरे को पूना में ट्रेनिंग को भी भेज दिया गया। हार्डली 12-13 साल की या 15 साल के भीतर की बात है ये सब। तो पूना गया तो वहाँ मेधा पाटकर भी मेरी उस शिविर की बैचमेट थी। जैसा आरएसएस का ओटीसी होता है वैसा वो राष्ट्र सेवा दल का दस्ता नायक शाखा नायक शिविर होता है, जिसमें जो भी आते हैं शिविरार्थी, लड़कियाँ होती है, लड़के होते हैं, हिंदू मुसलमान सब। एक और मैं बात प्रोमिनेंटली बता दूँ, हामिद दलवाई नाम के मुस्लिम सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक है वो राष्ट्र सेवा दल के प्रोडक्ट है। कोकण में चिपळूण नाम का गांव है, जहाँ से विष्णु शास्त्री चिपळूणकर समाज सुधारक सुने जाते हैं। तो उस चिपळूण गांव के ये नागरिक या रहवासी थे और वहाँ राष्ट्र सेवा दल का बहुत अच्छा केंद्र कोकण में, लगभग पूरे ही कोकण में था, लेकिन चिपळूण में काफ़ी अच्छा गतिविधि चल रही थी। तो ये उस शाखा के प्रोडक्ट, वो उनके भाई भी छोटे बाद में हुसैन दलवाई जो राज्यसभा में मेंबर बने। तो ये इनके पिताजी की ख्वाहिश थी मौलाना बनाने की, लेकिन ये बन गए मुस्लिम सत्यशोधक समाज के संस्थापक। और मेरी अपनी राय के अनुसार 1500 साल के इस्लाम के इतिहास में शायद ये केमाल पाशा के बाद का दूसरा आदमी है जिसने इस्लाम में रिफॉर्म करने की कोशिश की। वो मुझे अभिमान है कि वो उस संगठन से निकले जिसका मैं भी संघ से निकाले जाने के बाद का एक ये बना, और उस संगठन का मैं अंत में 2017 से लेकर 19 तक उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना। और ये संगठन 1941 में आरएसएस के 15-16 साल की गतिविधि देखने के बाद समाजवादियों ने, मुख्य रूप से तब कांग्रेस समाजवादी बोला जाता था उनको, उन लोगों ने बाकायदा आपस में चर्चा करके तय करके 1-2 दिन बैठकर
कि हमारे अपने बच्चों को आरएसएस की शाखा में जाने से रोकने के लिए कुछ किया जाए। तो उसका प्रतिफल है 4 जून 1941 के दिन भारत छोड़ो की घोषणा के 1 साल पहले लगभग ये संगठन विधिवत घोषणा की गई। एसएम जोशी उस समय सोशलिस्ट वाली जो भी गतिविधि थी उसके कुछ सेक्रेटरी या कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने उसका इस्तीफा दिया और उनको अध्यक्ष बनाया गया। तब दल प्रमुख नाम था उस पद का, जैसा संघ प्रमुख वैसा ही दल प्रमुख। अब बाद में 1972 में चुनाव और कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ, उसमें अध्यक्ष पद शुरू हुआ। उसके पहले 41 से 71-72 तक 31 साल का सफ़र में दल प्रमुख पद था। एसएम जोशी उसके पहले दल प्रमुख रहे और 2017 से लेके 19 तक मैं रहा। मैं बचपन में 10, 12, 13 साल की उम्र में शाखा चलाता था। मेरी मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद 1973 से उसका मैं पूर्ण समय कार्यकर्ता बना। मेडिकल कॉलेज से निकल के पेटी वेटी उठा के साइकिल लेके घर जाके दे दिया। तो घर वालों को बोला कि अब आपका हमारा संबंध से प्रेम का रहेगा, मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहो तो आप लोग लिख लो, जो भी ज़मीन जायदाद क्या क्या है वो सब आप आपस में बांट लो। मेरी पढ़ाई में आपने कुछ पैसा लगाया, उसका यही देनदारी समझो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का हक छोड़ रहा हूँ। और इस ढंग से मैंने सोच समझकर 2373 में गिन के मैं 20 साल की उम्र का था, 53 का हूँ। 73 में मैंने फुल टाइमर की घोषणा की और 20 साल की उम्र थी। और उसी दौरान जेपी आंदोलन शुरू हुआ, उसमें स्वभाव के अनुसार मैंने भाग लिया। महाराष्ट्र जनसंघर्ष समिति का मैं भी एक कंपोनेंट बना, जिसमें और भी लोग थे, मैं उसमें से एक था। और इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी में वो इमरजेंसी के खिलाफ जो अन्य कोशिशें होती थी, जैसे वो साइक्लोस्टाइल या क्या बोलते थे उसको, वो कर के पर्चे बांटना। और डायनामाइट का एक ये हुआ जिसको बड़ौदा डायनामाइट बोला जाता है। तो उस मीटिंग में मैं थोड़ा पढ़ाकू होने के नाते हॉस्टल में स्टडी सर्कल चलाने के कारण मेरा थोड़ा सा चीन की क्रांति क्यूबा की उतने में हुई थी 2-4-5 साल पहले, वो पूरी में चाट गया था। मेरे हीरो ही थे, मेरे रूम में सिर्फ चे गुवेरा और कैस्ट्रो के फोटो थे। और क्यूबा की क्रांति तो पूरी लगभग मैं अपने अंदर में एक सभा लिया था। और चिली, क्यूबा, सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, वियतनाम, सबका मैंने देखा कि ये जनसंख्या में तो हमारे किसी एक प्रदेश से भी बड़े नहीं है। और भारत में इस ढंग का इतना अब तो नंबर 1 हो गया। आज मैं नंबर 1 बनने के कगार नहीं, दूसरे दिन की खबर पढ़ के मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे विशाल देश में सशस्त्र क्रांति नहीं वाइबल, मैं वायलेंस या नॉन वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं युद्ध नीति के हिसाब से बोल रहा हूँ। जो मैंने उस डायनामाइट की मीटिंग में फर्नांडिस, मृणाल गोरे और दुनिया भर के जो भी अंडरग्राउंड लीडर्स थे उनको मैंने कहा। और कोइंसिडेंस से उस मीटिंग में सबसे कम उम्र का मैं ही था। अच्छा। बाकी सब मेरे कुछ तो पिताजी की उम्र के थे। अच्छा। और बार बार मेरे को फर्नांडिस कोशिश कर रही कि नहीं सुरेश ऐसा सोच के देखो वैसा। मैंने कहा देखिए, मैं क्यूबा की क्रांति जो अभी कुछ साल पहले हुई वो मैं पढ़ चुका हूँ। चीन की क्रांति भी मुझे मालूम है कैसे कैसे की है माओ ने। और गुरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि मेरी एक क्यूरियोसिटी का विषय रहा, इंक्लूडिंग जोसेफ माजिनी और क्या क्या और शिवाजी तक। तो वॉर स्ट्रेटजी के हिसाब से मेरे ये समझ में आ रहा कि ये इतना विशाल मुल्क में ये इस ढंग की ये करके कहीं हम नहीं पहुंचने वाले। इसको रगड़ने के लिए स्टेट को कोई समय नहीं लगेगा, बेमतलब के हाराकिरी जैसे हम लोग ये हो जाएंगे और हासिल तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद और अव्यवहार है
ऐसा मुझे कदम लग रहा है, तो मैं एंटी इमरजेंसी हूँ, रहूँगा, उसके लिए जो प्राइस देनी है मैं दूंगा, लेकिन मैं बम से पोस्ट ऑफिस या रेलवे ट्रैक या कोई ये टेलीग्राम का कम्युनिकेशन उड़ाना जो 42 में जयप्रकाश लोहिया वगैरह के नाम पे जो जमा है, मेरा एक हाइपोथेसिस है कि इतिहास में कोई भी चीज़ की नकल दोबारा नहीं की जाती है। वो हो गई, चीन की हो या क्यूबा की हो या भारत की कहीं की भी हो, लेकिन हमको नए औजार अपने अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से ढूंढने चाहिए। तो उस ढंग से उस मीटिंग में मैं अल्पमत में ही था, उनको जो करना था। आप बड़ौदा डायनामाइट कांड में नहीं थे? मैं बिल्कुल नहीं था, इंटेलेक्चुअली मेरा विरोध होने के नाते मैं उसमें शामिल ही नहीं हुआ, गया ही नहीं। वो क्या आपके ऊपर केस चला? उसी के ऊपर केस चला, उसी के कारण डंडा बेड़ी, भगत सिंह जैसा क्या क्या मामला कमर से लेके यहाँ तक। और पुलिस इतनी बेवकूफ़ थी, वो मेरे को पुलिस स्टेशन से 15 दिन तक मुझे स्टेशन में रखा इंट्रोगेशन में, तो कोर्ट में मेरे को चला के ले जाते थे। अच्छा। तो पूरा शहर देख रहा था, तो स्वाभाविक रूप से शहर में मैं थोड़ा हीरो का स्टेटस पा गया कि भाई इसको ले जा रहे हैं, ये हो रहा। तो वो बहुत बार पुलिस ने ये बेवकूफ़ी की। एक बार मैजिस्ट्रेट ने डांटा उनको कि आप इस ढंग से इसकी परेड करके क्यों ला रहे हो। उसने कहीं देखा होगा या उसको पता चला होगा या हमारे वकील ने बोला होगा शायद, अब मुझे याद नहीं आ रहा वो पूरा जो प्रोसीजर है। तो उन्होंने कहा कि इसको वैन में लाने ले जाने की व्यवस्था करो, और उसी दिन उन्होंने आदेश भी दिया कि अब इनको तुम्हारे इंट्रोगेशन की बहुत होगी 15 दिन, अब हम अलाउ नहीं कर रहे, अब ये जेल में शिफ्ट होगी मेरी कस्टडी में, मैजिस्ट्रेट कस्टडी में। तो ऐसा 15 दिन का वो रात में नींद से उठा के बार बार पूछना कौन थे मीटिंग में, कहाँ हुई थी, क्या तय हुआ, क्या नहीं वगैरह। और हम यही कहते थे कि हम किसी मीटिंग में नहीं गए, क्योंकि मैंने ये तय कर लिया था कि कम से कम मैं अन्य लोगों को आफत में क्यों लाऊं। मैं इनको कहा कि आपको जो करना है करो। तो एक दिन उन्होंने हंसते हंसते मेरे कनपट्टी पे पिस्तौल भी रख दी। वो खान नाम का कोई इंस्पेक्टर था, एक कुछ तो भी लिख के लाया था, बोले साइन करो, तो पढ़ने को भी नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा अगर इस पर ही साइन करके मरना है तो आप ऐसी गोली चलाओ। मैंने कहा मारो मेरे को नहीं साइन वाइन करना है, जो करना है करो। तो अरे नहीं बेटा, तो कल तो तेरे को तेरी गाड़ी के सामने ही मोटरसाइकिल पे चलना पड़ेगा, तुम वीआईपी बन सकते, आगे सरकार बदली तो मिनिस्टर हो जाओगे, हम तो वही के वही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं मैंने तो इस ढंग का। लेकिन मेरे को भी आश्चर्य लग रहा कि ये साहस आया कहाँ से। न कोई मेरे को टिप दे रहा था, न किसी ने मेरे को प्रशिक्षण दिया। लेकिन वो गन है, उसका क्या दुष्परिणाम होगा क्या नहीं, इसकी कोई उतनी अकल भी नहीं थी। जो एक हाँ, लेकिन मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होता था। मैं एक चीज़ ये बताइए कि राष्ट्र सेवा दल और राष्ट्र सेवा दल की जो गतिविधियां थी और जो एजेंडा था, वो क्या था जिसको आप शुरू से फॉलो कर रहे थे और जिस पे काम करते रहे और आखिर तक करते ही रहे? उसमें सबसे मुख्य बात धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, समतामूलक, नर नारी समता, ये सब तरह का डिस्कोर्स वाला एक पूरा उसमें तैयार करने का वो बच्चियों को, और उसमें लड़कियाँ इक्वली, लड़के, मुसलमान, मैंने हमीद दलवाई का भी नाम लिया, क्रिश्चियन और दलित, आदिवासी, ओबीसी या हर तरह के कौम के लोगों का वो एक बच्चों का संगठन था है। आज उसकी 82 साल की उम्र हो चुकी है। आने वाले 4 जून को 82 कंप्लीट हो जाएंगे, 2 महीने के बाद में। तो मैं अध्यक्ष बना तो मैंने घोषणा की थी संघ मुक्त भारत जी। वो मेरा भाषण भी शायद है पब्लिक डोमेन में, और मैंने कंसेंट लिया था आए हुए डेलीगेट्स देश भर के। जब मेरे को यूनानिमसली अध्यक्ष बनाया तो मैंने कहा मैं संघ मुक्त भारत की घोषणा कर रहा हूँ, और इस घोषणा से असहमति रखने वाला कोई भी एक सदस्य इस सभा में होगा तो मैं यही पर इस्तीफा दे के जाने वाला हूँ। मेरे को खाली संगठन के अध्यक्ष पद पर शोभा के लिए बैठना नहीं है,
मेरा लक्ष्य रहेगा फिर ये, क्योंकि संगठन की स्थापना ही उसके लिए हुई थी। अच्छा, जो आप एक अध्यक्ष के रूप में आपने कौन से खास काम किए और किस तरह के अनुभव रहे, और आज क्या स्थिति है मनीष? मैंने अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले तो पूरे देश का दौरा किया जी। असेसमेंट करने के लिए, स्टॉक टेकिंग के लिए कि देश में स्थिति क्या है, हमारी अपनी स्थिति क्या है, हमारे अपने संसाधन, हमारी अपनी क्षमता, हमारा अपना ह्यूमन रिसोर्स और सब कुछ, उसका स्टॉक टेकिंग के हिसाब से मैंने खूब दौरे शायद कौन से अध्यक्ष ने इतने किए पता नहीं, क्योंकि मुझे ट्रस्टियों की तरफ से रोका जाने लगा कि आप इतने क्यों घूम रहे हैं। तो मैंने कहा मैं बना किस लिए हूँ, तो नहीं आप थोड़ा ऑफिस में बैठते। मैंने कहा ऑफिस में बैठने के तो स्टाफ है, पूरा क्लर्क है, ये है, वो है, कैशियर है, सब। मैं अध्यक्ष हूँ, मैंने देश भर में संपर्क करना चाहिए, और संघ जैसे संगठन के साथ अगर मुकाबला करना है, मेरा पीरियड हार्डली 2 साल का है, तो उस 2 साल के भीतर में मैं 1 मिनट नहीं गंवाना चाहता, मैं घूमूंगा। तो उन्होंने मेरा किराया भी देना बंद किया, बहुत दिनों तक मैं अपने ढंग से घूमते रहा, और यही लगा कि इन लोगों को मेरा ये जो चल रहा एंटी आरएसएस, मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार और दुनिया भर की बातें, तो ये जो हम और भी लोगों के बारे में बोलते हैं कि भाई थोड़ा खरोचने से वो भी क्या है क्या नहीं, तो एक ऐसा लगता है कि इस संगठन में भी भले इसका लक्ष्य 1941 में आरएसएस के अल्टरनेट के रूप में रखा गया, लेकिन बीच के समय में जो भी कुछ हुआ है कम ज़्यादा, उसमें ये वो गोल भूल गए, और वो जो धार है वो भी थोती हो गई, और इस कारण मैं 2 साल के बाद में थोड़ा डिसअपॉइंट होके मुझे इस्तीफा नहीं, मेरा अल्टरनेट में एक भाषाविद लाए जिनका नाम गणेश देवी है। अच्छा। तो अच्छा, एक चीज़ जो मुझे कुछ जैसे दूसरे संदर्भों से चीज़ों को देखने की आदत है मेरी, तो मैं रामनगरकर जो कि एक बड़े अभिनेता थे, हास्य के अभिनेता थे, मराठी सिनेमा के बड़े ताकतवर एंटिटी रहे हैं, उनकी आत्मकथा है रामनगरी। तो उसमें मैंने एक प्रसंग पढ़ा, मुझे बहुत हंसी आई और मुझे लगा कि क्या ऐसा होता रहा है। उन्होंने कहा कि जब हम गोवा में एक शो करके आ रहे थे, तो हम लोगों ने शराब की कुछ बोतलें अपनी गाड़ी में रखी, और जब गोवा से निकलने लगे तो बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग की, तो हम लोगों को तो सांप सूंघ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बोतलें रखी थी। तो ऐसे करते करते जब वो हमारे पास आया, इससे पहले मैंने कहा कि हम तो राष्ट्र सेवा दल के आदमी, हम ऐसा थोड़े करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अरे पहले आपने क्यों नहीं बताया, फिर वो गाड़ी जाने दी। बने राष्ट्र सेवा दल को उन्होंने कांग्रेस सेवा दल का एक विस्तार माना। तो ऐसी कुछ घटनाएं आपके जीवन में भी हुई होंगी? एक बिल्कुल है। और दूसरी चीज़ ये कि क्या वास्तव में राष्ट्र सेवा दल कांग्रेस के संगठन के रूप में काम करता रहा? शुरू में तो था, सोशलिस्ट पार्टी के विधिवत स्थापना होने के पहले तक जी, लेकिन बाद में एंटी कांग्रेसिज्म का एक एसएसपी वाला जो तबका है, जिसके नेता मुख्य रूप से लोहिया थे, तो वो होने के बाद सेवा दल में भी उस रंग की 2 धाराएं बन गई। एक पीएसपी वाली जो धारा थी, वो नेहरू जी को या कांग्रेस को थोड़ी सी फेवरेबल थी, जिसके नेता अशोक मेहता, एनजी गोरे वगैरह, और इधर लोहिया, मधुलिमे, फर्नांडिस वगैरह, एसएम जोशी। तो मेरे ऊपर प्रभाव ये वाला कुनबे का रहा, गैर कांग्रेसवाद वाला। लोहिया मैं 10-15 साल की उम्र से ही पढ़ने लग गया था मराठी में, और लोहिया का जो दार्शनिक पक्ष है, अगड़े पिछड़ों का सिद्धांत है, नर नारी समता वाली बात है, और ये कई सारी बातों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव हुआ। तो उस हिसाब से मैं अनायास लोहिया के सामाजिक, सांस्कृतिक, कला विषयक जो उनकी अभिव्यक्तियाँ रही, उसका मैं मुरीद बन गया। मुझे चिढ़ाया भी जाता था कि ये लोहियाइट है वगैरह। मैं हूँ क्या नहीं पता नहीं,
क्योंकि कोई भी ईट होने का कोई मुझे विशेष न ये है चाहत है, न कुछ हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अंतिम सत्य किसी के भी पास नहीं है, न लोहिया के पास है, न अम्बेडकर के, न गांधी के, न मार्क्स के, न किसी और के। ये एक ऐसा मनुष्य का सफ़र है, प्रवास है विश्व भर का, कि जिसमें उस समय में उस व्यक्ति या समूह द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा दुनिया को बेहतर बनाने का, वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। एकमात्र यही उपाय है, गांधी के ही रास्ते से ये ठीक होने वाला है या अम्बेडकर के या फलाने, ये मेरे को होश आया तब से मेरे मन में स्पष्ट हो गया। हर एक की अपनी मर्यादा है, हर एक का अपना एक दायरा है, उसने अपने अपने समय में अपनी भूमिका उत्तम ढंग से निभाई है, कोई दो राय नहीं। और एक आदमी दुनिया की हर बात की इस ढंग की कोई दवा ढूंढता है या करता है, इस पर मेरा इसलिए विश्वास नहीं, वो असंभव भी है। समय सापेक्षता नाम का सिद्धांत के अनुसार ये न कार्ल मार्क्स के लिए संभव है, न बाबा साहब के लिए संभव है, न गांधी के लिए। तो इसलिए मैं हमेशा एक फ्री थिंकर जैसा रहा हूँ। मेरी काफ़ी आलोचना हुई है कि तुम्हारा कोई बौद्धिक बेस नहीं, मार्क्सवादियों के भी साथ उठते बैठते हो, पैंथर वाले भी तुम्हारे अगल बगल में रहते हैं, वो भी रहते हैं। लेकिन एक खासियत रही कि आरएसएस वालों के साथ में वो जो उम्र के 12-13 साल का जो निकलना है, उसके बाद में कोई दोबारा उनके साथ ये होने का कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि ये एक घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी एक ऐसा संगठन है जिसका इस देश में उस समय जो भी 150 या 70-80 करोड़ की आबादी होगी, हमको लगता था कि ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक संगठन है, जिससे और दूसरी बंटवारे की नौबत आ सकती है। तो उस हिसाब से एंटी आरएसएस दिन प्रतिदिन और तीखा होते गया, और उसका सबसे ज़्यादा मुझे आई ओपनिंग वाला अनुभव आया भागलपुर दंगे में, जो 24 अक्टूबर 1989 को हुआ। मैं कलकत्ता में था, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं उनको देखभाल कर रहा था। दंगा हो के 6 महीना हो गया। 24 अक्टूबर को दंगा हुआ। मेरे को लगातार आनंद बाज़ार पत्रिका के एडिटर या अन्य मित्र जो वहाँ आ जा रहे थे वो कह रहे थे, लेकिन मैं 5 मई मेरे बच्चों को जब छुट्टी लगी, तब मैंने 6 मई का टिकट निकाला, और मैं जब अक्टूबर मई यानी 6 महीने से ऊपर, तब मैं भागलपुर गया, ये भी मैं कह दूँ। और 6 महीने के बाद में भी भागलपुर का दंगे का जो स्वरूप या विदारकता जो थी, वो मुझे कहीं भी कम नहीं लगी। उसी ढंग से दीवारों के ऊपर खून के फव्वारे, उसी ढंग से सोफे तलवारों से ये किए हुए, दरवाजे जले हुए, खिड़कियाँ टूटी हुई, औरतों के बालों के और चूड़ियों के बड़े बड़े ढेर, और दुनिया भर का क्या क्या, और एक एक जगह का कई 115 लोग मार के खेत में डाल के गोभी लगा देने के, कहीं तालाब में फेंक देने के, कहीं के। ये सब देखने के बाद में तो मैं एक तरह से विचलित हो गया, क्योंकि मैं 1953 का हूँ, आज़ादी के एकदम 5 साल के बाद का, 6 साल के बाद का। मैंने दंगे छोटे मोटे गली कुचे के, जलगांव, भिवंडी, मालेगांव, मेरे अगल बगल के ही ये सब इलाके बोल रहा हूँ, और अहमदाबाद के कभी कभी पढ़ता था कि फलाना पूरा है, ढिमका ये। लेकिन वो सभी दंगे 1946-7 के बाद के चंद गली मोहल्लों के दंगे थे। भागलपुर ये मुझे पहला दंगा लगा कि जिसने लगभग भागलपुर कमिश्नरी कवर कर लिया था। भागलपुर, मुंगेर, गोड्डा, दुमका, बांका, साहिबगंज, ये सब मैं 115 या 120 गाँव में एक ही एक चित्र, चुन चुन के मुसलमानों के मकान, उनके संसाधन, लूम जो होते थे उनके रेशम के कपड़ा बुनने के, वो जलाए हुए हजारों की कतार लगी हुई। और एक घर में जा रहा हूँ तो एक बच्ची जिंदा है तो 9 लोग मारे गए हैं, कोई एक बूढ़ा जिंदा है। एक आदमी ने मेरे को हिलाया, वो एक कोई रिटायर्ड कृषि महाविद्यालय का कर्मचारी था।
और एक जगह हम बातचीत में बैठे थे किसी चौपाल टाइप की जगह पर। खैरनार साहब, शांति सद्भावना की बात मत करो, मेरे को एक AK-47 ला के दो। मैंने अपना एकमात्र बेटा जो इंजीनियरिंग के फाइनल में था वो खोया है, मेरी बुढ़ापे की काठी चली गई है, अब मेरा आगे का ज़िंदगी का क्या होगा। और फूट फूट के रोने लगा। मैंने भी उसको गले लगाया, मैं भी रोने लगा। मैंने एक शब्द से उसको कुछ भी नहीं कहा, मैं सब उसको पीठ थपथपाते उसको काउंसिल करते रहा। उस आदमी ने मेरे को एक तरह से हिलाया। और एक दूसरा आदमी जो मारने वालों में था, अभी शायद नहीं है दुनिया में इसलिए मैं नाम ले लेता हूँ, रामचरित मंडल। तो रामचरित के बारे में यही सुनता था कि उसने 100 मारे, 100 मारे, क्या क्या मारे वगैरह। तो हम एक किसी रोड किनारे के चाय की दुकान पे बैठे थे, तो वो आया, तो धीरे से लोगों ने कहा कि रामचरित आ रहा है। तो रामचरित आया तो दुआ सलाम हुई, तो बैठा बगल में। हाँ, सुना है आप मियाँ लोगों के यहाँ जाते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जाता हूँ। खाते भी होंगे? मैंने कहा हाँ खा भी लेता हूँ अगर वो दिया तो ऐसे हरामी कौम के घर में खाने वाले आदमी के साथ में हम क्या बैठेंगे। तो तपाक से मेरा हाथ वो जैसे ही उठा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा रामचरित, तेरी औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की, मैं जिस कौम से आता हूँ। मैंने ये ज़िंदगी में पहली बार मेरे अपने तथाकथित सवर्ण होने का एहसास का इस्तेमाल किया, या हुआ मेरे को। मैं अगर ये सब मानने वाला होता तो तेरे को मेरे बराबर यहाँ बेंच पे बैठने की भी इजाज़त नहीं थी, मैं वो हूँ। लेकिन इस ढंग से अगर हम करेंगे तो दुनिया कहाँ चली जाएगी इसकी आपको कल्पना नहीं है। ये जो मंडल कमीशन आपका अभी आया है, इसको विरोध करने वाला एक मुसलमान का नाम लो तो हक्का बक्का हो गया। हाँ साले बोले सब इंजीनियरिंग कॉलेज के लौंडे बोले सब बम्मन और फलाने ढिमके राजपूत बिस्पुत। तो मैंने कहा बताओ ना, एक मुसलमान का नाम होगा तुम्हारे नॉलेज में तो बोलो। और मैं तूता पे ही बोलने लग गया उसके क्षण के बाद में। तो वो थोड़ा सा फिर नरम पड़ा। तो गौरकिशोर घोष नाम के जो एडिटर थे वो बाद में मेरे को बोले कि तुम एक तो कास्ट का इस्तेमाल किए और तीसरा मंडल कमीशन, व्हाट नॉनसेंस। मैंने कहा मैं ना VP सिंह का दलाल हूँ, ना मुझे मेरे जाति को लेना देना है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐसे प्रसंग में संवाद करने का इससे ज़्यादा दूसरा इफेक्टिव उपाय हो नहीं सकता है। और दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ डायलॉग विथ दिस एरिया। आपको आपत्ति लगे तो आप दोबारा मेरे को साथ देना बंद कर दीजिए, लेकिन शायद मेरे को लग रहा है कि हमको हमारे धर्म का, हमारी जाति का भी इस्तेमाल करना चाहिए और इनको डील भी करना चाहिए। अगर हम फॉरेनर के रूप में अगर इनको दिखेंगे तो हम इनके दिलों में घुस ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं बिल्कुल करूँगा। मैंने कहा वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। भागलपुर दंगे में मैंने क्या तीर मारे मालूम नहीं, लेकिन भागलपुर दंगे ने मुझे एक तरह से बहुत कुछ ऐसा सिखाया ज़मीन पर रहकर, क्योंकि मैं एकदम आईफेल टावर वाला एक्टिविस्ट था। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे डायरेक्ट सताए हुए लोग या डायरेक्ट इस ढंग के लोगों में, बिल्कुल वो एक मिडिल क्लास एक अलग तरह का एक्टिविज़म था। ये लाइफ का मेरा पहला है जब मेरी उम्र 90 में लगभग 37 वगैरह थी, बिलो 40। और मुझे लगा कि मैंने 37 या 36 साल गंवाए हैं। ये अभी मेरे को थोड़ा सा सीखने को मिल रहा है। तो आपने अभी देखा कि डॉक्टर खैरनार ने राष्ट्र सेवा दल से शुरुआत की और फिर उसके बाद भागलपुर दंगा एक ऐसा बिंदु इनके जीवन में आया जहां पर इन्होंने अपने जीवन की धारा को मुड़ते हुए देखा और फिर उसके बाद की उनकी लड़ाई कहाँ रही, कैसे रही, अब अगले एपिसोड में हम जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे। खैरनार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।